क्लास 8। हमने पिछले बार लास्ट टाइम में पढ़ा था कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। तो उसके बारे में हमारा जो उत्तर बनता है वो है कुछ झूम कुछ जनजातीय समूह झूम खेती करते थे। इनमें से कुछ लोग शिकारी और संग्राहक होते थे। कुछ जो जनजातीय समूह होते थे वो जानवर पालते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे रुक कर और अपना जीवन यापन करते थे। अब उसके बाद है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। औपनिवेशिक अंग्रेजों का शासन था, उसका आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन पूरी तरह बदल गया था। आओ देखें कि किस प्रकार बदल गया। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, ये है हमारा टॉपिक। जो मुखिया लोग थे आदिवासियों के, उनके साथ क्या घटनाएं घटी। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासी व मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। ये अंग्रेजों के आने से पहले की बात है। अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासियों की बहुत मान सम्मान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, यानी और उनके पास और आदिवासियों से ज़्यादा ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस भी होती थी और वे जमीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकतर अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला, परंतु उनकी जो शासकीय शक्तियां थी वो छिन गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया। यानी अंग्रेजी शासन आने के बाद उनका जो मालिकाना हक था उसमें फ़र्क आया। कई गांवों पर ज़मीन का शासन तो उनका बना रहा, लेकिन उनका जो अशासकीय शक्तियां थी, रूल रेगुलेशन बनाने की शक्तियां, वो छिन गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को उनको मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें अंग्रेज़ों को समय समय पर नजराना, उपहार अर्थात रिश्वत देनी पड़ती थी और अंग्रेज़ों का जो प्रतिनिधि आता था, प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। यानी ये अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि बन गए थे और इस हैसियत से गांव वालों को, समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। ये परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। परंपरागत काम क्या थे भी इनके? वनों के कार्य थे, वनों का रख रखाव था। ये काम अब अंग्रेज सरकार करने लगी। और दूसरा पॉइंट बनता है भी, घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। घुमंतू अर्थात जो घूम घूम कर अपना गुजारा करते हैं, एक जगह पर नहीं रहते। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी। यानी अंग्रेज लोग इनको अच्छा नहीं मानते थे, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के जो समूह है, आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने के लिए किसानों को नियंत्रित करना आवश्यक था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। यानी सभी अब जब एक जगह रुक जाएंगे तो उनके लिए आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम बनाए थे और उन्हें लागू कर दिया। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना पट्टा या किसे कितना लगान देना होगा। लगान भी तय कर दिया। कुछ किसानों को जमीन का मालिक और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। आप देख चुके हैं कि चैप्टर नंबर 2 में पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। अब झूम काश्तकार
ये जो काश्तकार हैं इनके पहले बता देता हूँ अभी। झूम काश्तकार ये वो लोग होते हैं जो खेती करने के लिए वनों को काटते हैं फिर खेती करते हैं। जब भूमि की उपजाऊ शक्ति, ये सारा का सारा यहाँ पे लिख रखा है अभी। ऐसे काश्तकार अर्थात खेती करने वाले जो वनों को काट कर खेती करते हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तब उस छोड़कर आगे के वन को चलते हैं और उस पर खेती करते हैं। इस प्रकार खेती के लिए नए क्षेत्र खोजते रहते हैं। तो झूम काश्तकारों का अर्थ ये है। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम होता है और मिट्टी सूख जाती है वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही होता था, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य यानी असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, ये राज्य असम के अलावा जो कुछ भी हैं, इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए, यानी जैसे वो खेती कर रहे हैं वैसे ही उन्हें खेती करने दिया जाए। एक स्थान पर टिक कर वो नहीं रह सकते। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। अब अंग्रेजों ने जो कुछ कानून बनाए थे उनके क्या प्रभाव पड़ा। आपने देखा कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में जो बदलाव आया था उससे भी उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसको पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने जितने भी जंगल थे उस एरिया में सभी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे वन थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं होती थी। यानी ये रिजर्व्ड थे। रिजर्व किसके लिए थे? अंग्रेज़ों के लिए। इमारती लकड़ी होती थी यहाँ पर और अंग्रेज ये सोचते थे कि ये यहाँ पे आएंगे तो लकड़ी के छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको ख़त्म कर देंगे, इनके पशु इनको तोड़ देंगे, इसलिए इनको यहाँ पर आने के लिए मनाही थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस प्रकार जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरी में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या और पैदा हो गई। समस्या थी कि रेलवे स्लीपर्स यानी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसके लिए स्लीपरों की आवश्यकता होती है। रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए? तो ये समस्या आ गई अब। यानी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उसमें स्लीपर की ज़रूरत होती है और स्लीपर के लिए पेड़ काटे जाते हैं और फिर स्लीपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन पहुंचाएगा? इसके लिए मजदूर चाहिए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की छूट होगी, बशर्ते, कंडीशन क्या थी भी, गांव में रहने वाले लोगों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। गांव में जो रहते थे मजदूर, आदिवासी लोग, उनको वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल भी करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई वन गांव बसा दिए। तो यहाँ पर स्लीपर है। स्लीपर का मतलब क्या होता है भी? लकड़ी का क्षैतिज तख्ता जिस पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं। एक और आगे देखते हैं भी, ये थोड़ा सा बच गया। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से मना कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी वे सरकार के रूल नहीं मानते थे और अपने तरीकों से ही चलते रहे, तो सरकार ने उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया।
कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। तो ये हम आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे भी। इससे पहले एक पिछले पेज पर एक चीज़ और आई है, वो और देखते हैं। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, ये आदिवासी बताता है। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहता था। उन्हें बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए और उनमें से उन सभी गीतों में इस बात की शिकायत की गई है कि अंग्रेज़ों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे। तो गीत सुनो, कौन सा है? अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गाँव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं। गाय तो भैंस बेचते हैं। जंगल कर के लिए बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए कहाँ से अंग्रेज़ों के इस देश में। यानी कविता बताई गई है, यानी सब कुछ अंग्रेज़ ले जाते हैं, कदम कदम पर अंग्रेज़ लगान लेते हैं, टैक्स लेते हैं और हमारा जीना मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।